ये हमारा CUET एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 2 है। इसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करेंगे ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। जो लोग डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में एग्जाम फिल करते समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमने उसको समझाया है। तो अगर आप पार्ट 2 में डायरेक्टली आए हैं, पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए। हमने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो प्लीज़ गो थ्रू एंड वॉच आवर वीडियो 1। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 बाय फिलिंग द एप्लीकेशन, अ डमी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यू। ओके, सो फॉर्म फिलिंग में आपके बेसिकली 3 स्टेप हैं: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। ये तीनों जरूरी नहीं है कि आपको वन गो में करना है। यू कैन टेक योर टाइम। एक स्टेप करने के बाद आप दूसरे स्टेप में आराम से जा सकते हैं। इसमें आपका जो वेबसाइट है वो ये है cuet.samarth.ac.in। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप यहां से वेबसाइट पे जाइए और ये 3 स्टेप्स पूरे कीजिए। स्टेप 1 जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बड़ा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके जाऊंगा अभी, बट इसको फिल करते समय आपके पास क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए। बिकॉज जो आप डिटेल्स डालेंगे, जो स्टूडेंट का नाम और जो पेरेंट्स का नाम जाएगा, वो ही होना चाहिए जो क्लास 10 की मार्कशीट में हो। तो ये आपके पास होना चाहिए जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। तो वेबसाइट, जब आप ये इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपने रजिस्टर पे क्लिक करा, ये आपसे ये पूछेगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें सब कुछ दे रखा है जो हम उसमें भी कवर कर रहे हैं। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये फीस है, इस बार जो लोएस्ट फी है वो 750 है। अगर आप बहुत सारा कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हाईएस्ट फी 1750 है फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। यहाँ पर अब आपको ये टिक करना है कि मैंने डाउनलोड कर दिया है। अच्छी बात इस फॉर्म की ये है कि काफी बार ये आपसे ये बेसिक चेक करवा रहा है ताकि आप गलतियां ना करें। तो इस पे हमने कर दिया है एंड देन क्लिक टू दिस। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया आपका। जैसे मैंने बोला है आपको यहाँ पे जो डिटेल्स देनी है, आपको क्लास 10 के मार्कशीट के उससे देनी है। ये एक फॉर्म है, मैं इसमें अपनी एंट्री दे रहा हूँ और ये डमी फॉर्म है। तो अपना नाम भरिए। याद रखिएगा ये नाम वही होना चाहिए जो आपके 10th की मार्कशीट में हो। यहाँ पे फादर्स नेम में प्रीफिक्स नहीं लगाना है, इनकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर मदर्स नेम, गार्डियन नेम चॉइस है, ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपका बार बार टिक लगाता रहेगा जैसे आपकी इंफॉर्मेशन चल गई है। मेल, नेशनैलिटी इंडियन ऑप्शन दे रहा है आपको। आइडेंटिटी टाइप, इसमें आप देखिए काफी ऑप्शंस हैं। पैन कार्ड, स्कूल आई कार्ड, ये सारे आपके जो भी आप अगर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी भी दे रहे हैं, प्लीज इंश्योर जो भी आप आई कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो फोटोग्राफ आईडी कार्ड हो, राइट। तो मैं इसमें लेट्स से स्कूल आईडी कार्ड मैंने लगा दिया है और जो नंबर है उसमें वो आप दे देंगे। ये डमी कार्ड है तो मैंने ऐसे दे दिया। आप इंश्योर कीजिएगा जो आपके स्कूल आईडी कार्ड में नंबर है वो ही दीजिए। अब प्रेजेंट एड्रेस, लेट्स से बिकॉज मेरा ये डमी है मैं ऐसे दे रहा हूँ, आप ध्यान से दीजिएगा। लोकेलिटी आपकी लेट्स से मसूरी, कंट्री इज इंडिया, स्टेट मेरा उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, एंड देन डिस्ट्रिक्ट इज देहरादून। पिन कोड अपनी जगह का आप डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है, अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, अपने पेरेंट का भी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन यही होगा तो वही ईमेल एड्रेस दीजिएगा जो आप देखते रहते हैं। इसको कंफर्म कर दीजिए। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपका ओटीपी आएगा, इसी पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो वही नंबर दीजिएगा जो आप एक्सेस कर सकते हैं। एक नंबर पे एक ही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑप्शनल, तो ये आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो ये कर दीजिए। देखिए इस एड्रेस से क्या फर्क पड़ रहा है जो मैंने उसमें देखा है, अगर आप एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट सेम रखते हैं तो जो स्टेट के आसपास है जब आप सेंटर चूज करते हैं सिस्टम आपको वही दिखा रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप आगे जाएंगे, जब मैं अपना सिटी सेलेक्ट करना चाहूंगा तो क्योंकि मैंने उत्तराखंड एज अ स्टेट पकड़ा है दोनों प्रेजेंट एंड परमानेंट में, तो मेरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही दिखा रहा है वो सिटी।
तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ेगा अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, एग्जाम देते समय लेट्स से आप रह रहे हैं गुरुग्राम में, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे उस टाइम आप चेन्नई में रह रहे हैं, तो तब आप ये एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको चेन्नई में सेंटर मिले। क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट एड्रेस सेम ही रख दिया गुड़गांव और परमानेंट भी सेम रखा और उस टाइम में आप लेट्स से चेन्नई में, हो सकता है आपको ये एग्जामिनेशन सेंटर ना दिखाए। वैसे अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं करा है फाइनल स्टेज पे तो आप जाके एडिट कर सकते हैं। ओके, यहां पर आप जो आपको है अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, 8 लेटर है तो, और इसमें एक अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा बिकॉज जब आप आगे जब भी इसमें लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में तो वो ये पासवर्ड ही पूछेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, याद रखिएगा, इसे भूलेगा नहीं। तो हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर याद रख लीजिएगा। सो फेवरेट बुक, मेरी फेवरेट बुक है लेट्स से फाउंटेन हेड। ठीक है, आपसे सिक्योरिटी पिन पूछेगा, सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए, सबमिट। ये जो आपने डिटेल्स डाला है ये आपसे एक बार चेक कराएगा, तो एक बार चेक कर लीजिए कि सारी एंट्री सही है। जैसे मैंने बोला ये क्लास 10 के हिसाब से आपका होना चाहिए, मार्कशीट के हिसाब से। अब यहाँ पर जो है ये आपसे अच्छी चीज जो इस फॉर्म की, वो बार बार आपसे चेक कराता है कि आपने इन्फॉर्मेशन सही भरी है, तो मैं इनको सबको टिक करना है, यस। सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सही दी है और फाइनल चेक किया कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है, ये हमने क्लिक करा और इसके बाद सबमिट एंड सेंड डिटेल, ओके। ये फाइनली आपका आ चुका है। यहाँ पर अब आपसे ये ओटीपी मांगेगा और दोबारा आपसे सिक्योरिटी पिन देगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपना ओटीपी नंबर इसमें डाल देंगे और ये आपका सिक्योरिटी पिन भी डाल दीजिए, सबमिट। यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए एंड योर एप्लीकेशन द फर्स्ट स्टेज जो कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में या आगे वेट करके इसको थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हैं। और ये जो है आपका ये एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आप ये एप्लीकेशन नंबर के साथ ही करेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है उस पर भी आ गया होगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले स्टेज में जाने से पहले आपके पास क्या-क्या चीजें रेडी रहनी चाहिए। इस स्टेज के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको जो कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपीज में चाहिए आपको, वो है रिजर्व कैटेगरी अगर आप नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको बस दो चीज यहाँ पे चाहिएंगी। कैंडिडेट की फोटोग्राफ, ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, और कैंडिडेट का साइंड स्कैन्ड सिग्नेचर, ये भी जेपैग या जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। इसमें आप ये देख लीजिएगा कि जो फोटो है उसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए, नहीं होगा तो वो उसको नहीं लेगा। और दूसरा बैकग्राउंड वाइट हो, और साइज जो है, साइज इंपॉर्टेंट है, 200 केबी तक आप अपनी फोटोग्राफ रखिए। और जो स्कैन सिग्नेचर है वो आपका 30 केबी तक मैक्स रहे। अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, सो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में लगेंगे। अगर आप पीपल विथ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, बट ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पीडीएफ फॉर्म में है, और फोटोग्राफ और आपका जो स्कैन सिग्नेचर है वो जेपैग या जेपीईजी फॉर्म में आपका लगेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड स्टेज की तरफ जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर ये आपसे आपकी थोड़ा कैटेगरी के बारे में पूछेगा और थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स के बारे में लेंगे। तो नेशनैलिटी इंडियन है, कैटेगरी आपके पास ये ऑप्शन है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी,
EWS। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को छोड़ के कोई और कैटेगरी देते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करा है। आर यू अ पीपल विथ फिजिकल डिसेबिलिटी कंडीशन कैटेगरी, क्या आप उस कैटेगरी में हैं? अगर आप इस पे यस करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यहाँ इस केस में इट इज नो। फादर्स का क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। सारे ऑप्शंस हैं, अगर वो कवर नहीं होते तो अदर्स करके भी एक ऑप्शन है। सो लेट्स से पोस्ट ग्रेजुएट, फादर्स ऑक्यूपेशन, इसमें मैं जो जो भी आपके लिए रेलेवेंट है वो डालिए। मदर्स का क्वालिफिकेशन सेम चीज आपसे पूछ रहे हैं। मदर्स ऑक्यूपेशन, सारे ऑप्शन इसमें कवर हो जाते हैं आपका। लेट्स से मैंने बिजनेस कर दिया है। गार्डियन नेम्स मैंने सेलेक्ट नहीं करा है, मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। एनुअल फैमिली इनकम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या आपका आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कर रहे हैं। उस जो जहां पे भी फैमिली इनकम का एक क्राइटेरिया यूज होता है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो काउंट नहीं करेगी। तो डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं और क्या आपका इनकम है, आप उस हिसाब से करेंगे। लेट्स से मैंने ये इनकम सेलेक्ट करी है 8 लाख एंड अबव। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसका क्या पर्पस है ज्यादा समझ में नहीं है, बट इंफॉर्मेशन मांगी है तो दे देंगे। आर यू ट्विन? नो। आई थिंक ये इसलिए पूछ रहे हैं अगर आप एक ही नंबर पे आपको वो चाहिए। एक ट्विन को उन्होंने, अगर आपके पेरेंट का एक नंबर है, आप ट्विन है, तो शायद वहां पे ये अलाउ कर देते हैं एक ही नंबर पे 2 नंबर। बट अदरवाइज आई डोंट नो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। डोमिसाइल स्टेट, कई बार आपका जो यूनिवर्सिटी है वो डोमिसाइल आपको बेनिफिट दे सकती है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ये डोमिसाइल स्टेट दीजिए जिस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है। आर यू डायबिटिक? नो। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसमें 2 ऑप्शन है, अर्बन रूरल। तो अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो आप अर्बन करेंगे, और अगर आप गांव के इलाके में रहते हैं तो आप रूरल रखेंगे। इससे क्या कुछ सिलेक्शन पे फर्क पड़ता है, क्या कट ऑफ पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कुछ कट ऑफ वगैरह पे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे केस में अर्बन रेलिवेंट है तो मैंने वो करा है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपसे ये पूछ रहा है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की कैसे कर रहे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। तो लेट्स से अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूं तो मैं ऑनलाइन कोचिंग डालूंगा। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपसे पूछ रहा है जो आपने अपना, जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका क्या मीडियम था। तो मैंने इस केस में इंग्लिश लिख दिया। ये प्रेजेंट एड्रेस मैंने डेटा दे रखा है, वहीं से उसने इन्फॉर्म किया। परमानेंट एड्रेस पूछने सेम है, मेरे इस केस में सेम है तो मैंने वो कर दिया है। इसका क्या फर्क पड़ेगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा और स्पेसिफिक कैटेगरी में ये आ चुका है। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी आपके लिए रेलिवेंट है वो डालिए। आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट? का कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका कश्मीरी माइग्रेंट को रिजर्वेशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है कट ऑफ का, तो अगर आप हैं तो आप वो कीजिए। इन माई केस नो। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, तो अगर आपके पेरेंट्स, मॉम डैड में से कोई भी डिफेंस में काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं तो आप कीजिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में वो बेनिफिट है। तो आप यहाँ पे उसको यस कर दीजिए। मेरे केस में इट इज नो। क्लेम फॉर नेशनल कैडेट कोर्स, अगर आप इसमें हैं, इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट करा, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप ये भी यस कर लीजिए। ये आपको कुछ यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे। बट अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी यस कर दीजिए। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, ये बेसिकली आपका स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आता है। इसमें आपको कई बार कोटा का बेनिफिट मिल जाता है, आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे। जो प्रायोरिटी रहती है या प्रेफरेंस रहती है वो आपका लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका इंटरनेशनल लेवल पे है तो ऑब्वियसली उसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगी, फिर नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल। तो अगर आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा है, स्टेट को रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पे करिए। ट्रायल के लिए आपको बुलाया जाता है, बट ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आर योर वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, इसमें प्राइवेट आपका नहीं काउंट होता है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय काउंट होंगे। एम्प्लॉय कुड बी, वो मतलब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय होने चाहिए, चाहे वो प्रोफेसर हो, सपोर्ट स्टाफ हो, लैब टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो। अगर वो एम्प्लॉय हैं तो वो डाल दीजिए। कई बार कुछ यूनिवर्सिटी का बेनिफिट मिल सकता है इसमें, तो आप यहाँ पे भी इसको यस कर दीजिए। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने नो करा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला है, वो हर बार आपको चेक करा रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है कि नहीं दी है, तो आप वेरीफाई कीजिए। जब मैंने ये सारा देख लिया है तो मैं इसके बाद, अगर कोई गलती करी है तो आप ये अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं आगे चला जाता हूं यहाँ पर। ओके, अब ये आपसे
10th का आपका स्टेटस पूछ रहा है, 10th के जो आपके पास मार्कशीट थी उसके हिसाब से। तो रिजल्ट स्टेटस, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग, इसमें ये डाल देते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम, ये 10th और इक्विवेलेंट है। फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग, वही आपसे शहर में पढ़े थे कि आप रूरल में पढ़े थे, जहां पे आपका ये स्कूल था आप वो डालेंगे, मेरे केस में शहर था। टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, इसमें कौन सा आपका ये पूछता है कि जैसे बोर्ड पूछता है केंद्रीय विद्यालय, ये आपके ऑप्शन है, राइट। सो मेरे केस में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल था कि आपका आईएससी है कि प्राइवेट अनएडेड है, मेरे केस में प्राइवेट अनएडेड था। ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया इन माय केस। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जिस स्टेट में आपका स्कूल था आप वो डालेंगे, मेरे केस में ये उत्तराखंड है तो मैंने उत्तराखंड यहाँ पे डाल दिया है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट स्कूल का, मेरे केस में देहरादून। बोर्ड नेम, ये मेरा वाला आपका आईएससी बोर्ड था। तो मैंने अदर कर दिया है। अदर बोर्ड नेम है आपका आईएससी, तो मैंने आईएससी यहाँ पर डाल दिया है। सरप्राइजिंग है, ये ऑप्शन में नहीं गिवन था। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, अपने स्कूल का नाम दे दीजिए, सेंट जॉर्जेस कॉलेज मेरे केस में। पिन कोड, रोल नंबर, जो आपके पास जो 10th की मार्कशीट में रोल नंबर था वो डाल दीजिए आप। ये मेरे को, मैंने डमी डाला है, आपका जो मार्कशीट में होगा वही डालेगा प्लीज। रिजल्ट मोड, दो मोड होते हैं आपके, परसेंटेज होता है, ग्रेड होता है, ठीक है। ग्रेड में आपको मल्टीप्लायर भी पता होना चाहिए, जैसे सीबीएसई में 9.5 मल्टीप्लायर होता है, मेरे केस में इट वाज परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स जितने सब्जेक्ट थे आपके वो डालिए, तो जैसे मेरे केस में मैं कह रहा हूँ 500 थे, मेरे लेट्स से 450 आए थे, तो ये अपने आप ही परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद 10th और 12th और इक्विवेलेंट एजुकेशन, तो रिजल्ट स्टेटस दो हो सकते हैं आपके, पास्ट या अपेयरिंग, तो मैं अपेयरिंग इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग एग्जाम, 12th ऑफ इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, जहाँ पे आप ये पढ़े हैं, अगेन अर्बन या गांव का एरिया है। टाइप ऑफ स्कूल, मेरे केस में वही प्राइवेट अनएडेड रहेगा, आपके केस में जो भी यहाँ पे चॉइस है उसमें से आप भरिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट उत्तराखंड, और उसके बाद क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट इज देहरादून। बोर्ड नेम, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, मैंने देखा था मेरा आईएससी इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। सो बोर्ड नेम मैंने सेलेक्ट कर दिया अदर। बोर्ड नेम पूछ रहा है, सो आईएससी। स्कूल नेम सेंट जॉर्जेस कॉलेज। स्कूल पिन कोड 24। रोल नंबर आपके पास सबके पास आ गया होगा, तो रोल नंबर डाल दीजिए अपना, और उसके बाद ये सेव कर दीजिए। राइट, ये यहां पर अब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अपडेट एजुकेशन फॉर्म कर सकते हैं, वरना ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी चेक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहां पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स सेलेक्ट करने हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप जो स्टेट में अपना रेसिडेंस दिखाते हैं, परमानेंट एड्रेस दिखाते हैं, उसके आसपास के आपके पास ऑप्शन आते हैं। सो जैसे मेरे केस में मैंने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों उत्तराखंड का था, तो आप देखेंगे मेरे पास दो ही चॉइस दिखा रहा है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेट्स से मैं उत्तराखंड में ही जहाँ पे रह रहा हूँ वहीं पर एग्जाम देना चाह रहा हूँ अपना, देहरादून के अंदर। ये भी मैंने उत्तराखंड ही चूज करा है, और मेरे को चॉइस दे रहा है उसके पास लेट्स से नैनीताल। तो मैंने ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, सेंटर जो अपना प्रेफरेंस है उसके हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सो ये मेरे एग्जामिनेशन सेंटर्स हो चुके हैं। प्रेफरेंस 1 इज देहरादून, प्रेफरेंस 2 इज नैनीताल। नाउ आई प्रोसीड टू माय नेक्स्ट सेक्शन। अब ये जो है, ये अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहां पर ये डिसाइड होगा। इसके लिए मैंने क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं, तो आप चाहें तो अगर आपने ऑलरेडी मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। यहां पर जो आप उसमें कर चुके हैं, यहां पर आपको अप्लाई करना है। सो आइडियली यहां पर आने से पहले आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन सी
यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन से आप लोग कॉलेज में, और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम भी आप मल्टीपल प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन बस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में है कि मैक्सिमम आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी कितनी भी कर सकते हैं और कॉलेज और लेट्स से कोर्सेज कितने भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी एलिजिबिलिटी आपकी फिट होनी चाहिए उसमें, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो पार्ट 1 में कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आपके पास ना तो मैथ्स है ना अकाउंट है क्लास 12 में, तो फिर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते समय तो आपने कर दिया, आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ इस पेज में आने से पहले आइडियली आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट और आपके पास आपके एग्जाम जो आप सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। मेरे केस में जो मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है, मेरे क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। और मैंने डिसाइड करा है कि मैं सारे सब्जेक्ट लूंगा ही लूंगा, साथ में मैं जनरल टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो अब मैं सिलेक्ट करता हूं और मेरी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैंने कुछ कोर्सेज सेलेक्ट करे हैं, वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे हम लोग जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और मैंने जो कोर्सेज सेलेक्ट करे हैं वो मैंने सेलेक्ट करे हैं बीकॉम ऑनर्स। तो मैं उस पर जाता हूं, पहले बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मुझे करना है, तो ये मैंने जो है ऐड कर दिया। राइट, सो अब आपको नेक्स्ट ऐड करना है, यहां पे भी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस ये आपकी एलिजिबिलिटी है ऑनर्स के करने के लिए। आपके पास लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1, ये आपका कॉम्बिनेशन है। इस पे मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं पार्ट 1 में, वो आप जाके देख लीजिएगा प्लीज। हम लोग वापस आते हैं इधर। तो यहां पर ये मेरा पहला कोर्स जो मैंने सेलेक्ट करा है वो है बीए ऑनर्स। लेट्स से मेरे को एक और चीज सेलेक्ट करनी है, सेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, और इस बार मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है। राइट, सो मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करा, बीकॉम ऑनर्स करा, ऐड पे क्लिक करा, ये देखिए एक इसमें ऐड हो गया। हम एक और करना चाहते हैं, तीसरा मेरा है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब चौथा, मेरा फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया। और फिफ्थ जो है वो मेरा बीबीई है। राइट, सो ये मेरे 5 सब्जेक्ट्स जो मैंने एग्जाम्स जो मैंने चूज करे हैं, ये यहां पर आने से पहले मैं ऑलरेडी अपने डिसाइड कर चुका था, तब मैंने किया था। जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि जो क्लास 12 में आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको वो आप वही ले सकते हैं। अब लेट्स से मुझे कोई और यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करना है और वो यूनिवर्सिटी मुझे अलाउ करती है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो मैंने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये यूनिवर्सिटी देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है और कौन से वो कोर्स है। सो लेट्स से मैं जो ट्राई कर रहा हूं, मैं बीएचयू कर रहा हूं, और बीएचयू में मैं लॉ का क्राइटेरिया देख रहा हूं कि मुझे लॉ करनी है। तो मैंने बीएचयू यूनिवर्सिटी इधर सेलेक्ट करी और आपका बीए वाला कोर्स किया, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो यहां देखिए आप ऐड हो गए। मैं एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहा हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर जो है सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, सेक्शन 2 में मेरे पास लीगल स्टडीज होनी चाहिए, एंड सेक्शन 3 में मेरे पास जनरल टेस्ट होना चाहिए। जनरल टेस्ट मेरे पे होना चाहिए। आपको बस ये चेक करना है कि अगर मेरे पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट नहीं है लीगल स्टडीज, तो क्या मैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में कर सकता हूँ। अगर आंसर यस है तो आप एलिजिबल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब मैं नेक्स्ट उसमें जा रहा हूँ अपना। यहाँ पर ये दिखा रहा है मैंने कौन कौन सी अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चाहे तो आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा था पार्ट 1 वीडियो में कि आप ये सब पहले ही चेक कर लीजिएगा। अब आई गो टू नेक्स्ट स्टेज।
यहां पर ये मुझसे पेपर सेलेक्ट करने को बोलता है कि आपने इतने कोर्सेज तो ले लिए हैं, एग्जाम कौन कौन से आप लिखेंगे, राइट। सो हमारी स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि हमने जनरल टेस्ट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है, आप 2 लैंग्वेज भी ले सकते हैं, पर मैंने क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल का हूं, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पकड़ी है, और मैंने जनरल टेस्ट भी देना है और सारे सब्जेक्ट्स में दूंगा। तो मेरा जो टेस्ट पेपर 1 है वो मैंने इंग्लिश ले लिया है, आप चाहें तो हिंदी भी ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज अगर आपने दोनों पढ़ी हैं तो। उसके बाद मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं मैं वो पिक कर रहा हूं, तो मेरे सब्जेक्ट्स कौन से मैंने आपको बताया है, मेरे सब्जेक्ट्स में मेरे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स किधर गया, ये रहा, तो मैंने मैथमेटिक्स पिक कर लिया है। ये मुझसे पूछ रहा है मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ये जो ऑप्शन आते हैं ये बेसिकली ऑप्शन दे रहा है आप किस मीडियम में अपनी लैंग्वेज देना चाहते हैं, इस पेपर को किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। और जो लैंग्वेज के ऑप्शन है वो आता है कि मैंने कौन सा स्टेट सेलेक्ट करा है, जो मेरा रेसिडेंस है उसके हिसाब से ऑप्शन आते हैं। तो हर लैंग्वेज हर जगह नहीं मिलता, इंग्लिश हिंदी आपको हर जगह मिलेगी। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करा। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स, लेट्स से हाँ इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इसमें को भी मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करा। उसके बाद मेरे को सेलेक्ट करना है पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और मेरा 5वां सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो जितने सब्जेक्ट हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो सारे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास ये 5 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और मैं जनरल टेस्ट भी दूंगा, तो मैंने जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मेरे लिए कुछ और अप्लाई नहीं करता है, तो मैंने वो नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। अगर मैं बीएचयू दे रहा हूं, बीएचयू में मैं अलाउड हूं, क्योंकि मेरे पास लीगल स्टडीज 12th में नहीं है, बट बीएचयू यूनिवर्सिटी अगर मुझे अलाउ करती है वो सब्जेक्ट देने के जो मेरे पास 12th में नहीं है, तो मैंने लीगल स्टडीज भी सिलेक्ट कर लिया। बाकी जो मेरे पे चॉइस है, अब मैं और नहीं ले रहा हूं, तो मैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं। ये करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। ऑलराइट, ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं, और ये आपने यूनिवर्सिटी और ये आपने कोर्सेज सेलेक्ट करे हैं वहां पर। इसको आप एक बार वेरीफाई करके प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन। अब यहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड का फंक्शनैलिटी आएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी दिखाया हूं, तो मुझे इसने खाली पूछा है मेरी फोटोग्राफ और मेरा सिग्नेचर, दोनों जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट क्या है, किस फॉर्म में होना चाहिए, और कितनी उसकी जो डेटा होना चाहिए यूसेज, वो कितना साइज होना चाहिए, वो बता चुका हूं। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एंड देन द प्रोसेस इज डन। फाइल साइज आप देखिएगा, साइज के अंदर दीजिएगा, अगर साइज की लिमिट को एक्सीड कर गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टार्ट अपलोड। ये दोनों अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू करें अपने सेक्शन को, ये सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बिफोर यू सबमिट फाइनली, क्योंकि जो विंडो आती है जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, उसमें काफी कम चीजें आप एडिट कर पाओगे। तो एक बार भरते समय चीजें ध्यान देख लीजिए आपने सारी यूनिवर्सिटी जहां आप जाना चाहते हैं उनको फिल करा है, उनके कोर्सेज फिल करें कि नहीं करे हैं। ये सब चेक करने के बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान से देखने के बाद आपने फोटोग्राफ देख लिया, सिग्नेचर देख लिया है, ये आपकी प्राइसेस हैं। जो कोर्सेज मैंने अप्लाई करा है, मैंने 7 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करा है। सो टोटल अमाउंट जो मेरे को पे करना है वो ये करना है। ये सारी चीजें आपसे वेरीफाई करवाएगा, फिर काफी अच्छे से फॉर्म को मैनेज करा है, सब कुछ चेक करा रहा है। आप ये सारे टिक्स करेंगे, टिक्स करते समय पढ़ लीजिएगा ध्यान से उसको। और फाइनल स्टेज इज प्रोसीड टू पेमेंट। ये आपका ईमेल आईडी चेक करा रहा है, कंफर्म कीजिए ईमेल आईडी, इसको मैंने हटा दिया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और यहाँ पे सिक्योरिटी डाल के आप डाल दीजिए। फिर भी एक बार कर लेते हैं इसको, पिन डाल दीजिए।
ये वेरिफिकेशन कोड जो है आपके, ये आपके ईमेल पे आएगा वेरिफिकेशन कोड। इस पे आप ये वेरिफिकेशन कोड डाल के फाइनल आपका स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना कोड, वेरिफिकेशन कोड जो आपके मेल पे आएगा वो डाल दीजिएगा। मैंने ईमेल आईडी पूरे फॉर्म में अपने हर जगह सिक्योरिटी पर्पस के लिए हटा दिया है, बट आपको यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो दिखेगा। ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन जो राउंड है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी कंप्लीट हो गया है। फाइनल स्टेज बचा है जो कि है फी पेमेंट। यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर आपसे एक बार चेक करवा रहा है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। देखिए कितना उसने ड्यू डिलिजेंस करा हुआ है कि आपको बहुत बार चेक करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें चेक हो रही हैं आपकी। सब कुछ चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेज, ये भी आपका चेक करा है। सारा सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट, ये आपके पास ऑप्शन देगा। ये बैंक्स है, आपके पास देना है, पेटीएम है, जो भी है। इसके बाद आप ये पेमेंट कीजिए। ऑब्वियसली ये डमी फॉर्म है तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं, बट आप पेमेंट कर लिए। काफी सिंपल फॉर्म है, बस आपको ध्यान देना है यूनिवर्सिटी और जो आप कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हैं। बाकी बहुत ही सिंपल फॉर्म है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे, यू कैन रीच आउट टू अस, जो हमने आपके साथ शेयर करी है डिटेल्स। थैंक यू। होप आपको ये फॉर्म फिलिंग काफी समझ में आ गया, काफी सिंपल फॉर्म है। कुछ भी क्वेरी हो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो CUET को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपके कुछ इंक्वायरी है, आप चाहते हैं कि हम लोग कोई वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी रिक्वेस्ट दीजिए, हम उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।